पता थी या नहीं पता थी, पूरा सुनने के बाद अगर आपको लगे कि सारी बातें पता थी तो फिर मैं अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि बहुत बेसिक चीज़ों पर बात करने से बचूंगा। और यदि आप लिखेंगे कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न था तो फिर मैं बेसिक चीज़ों पर भी ज़्यादा बात करूंगा। चल, तो आज के सेमिनार में हम समझेंगे कि गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया, हमने क्यों अपनाया और कैसे कैसे यहाँ तक हम पहुंचे हैं। थोड़ी सी स्लाइड्स के माध्यम से बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है कि 3 दिन है, 3 दिन ध्यान रखने। एक दिन 15 अगस्त का है, एक दिन 26 नवंबर का है, एक दिन 26 जनवरी का है। तो हम शुरुआत में एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं कि ये 3 दिन क्या है। तो जिनको जरा सा भी कंफ्यूजन हो, कम से कम उनके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। पहला दिन है 15 अगस्त 1947 का। आप सब जानते हैं कि ये दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के लिए एक अच्छा नाम या स्वाधीनता दिवस भी कुछ लोग कह देते हैं, एक ही बात है। और अंग्रेजी में हमारे पास इसके लिए क्या नाम है, इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग जिस दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से मनाते हैं वो हमारा 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस। फिर 26 जनवरी भी हम सबको आमतौर पर पता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेताजी फंक्शन में गए हैं और वहां गणतंत्र दिवस को स्वाधीनता दिवस बोल दिया या स्वाधीनता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया, ऐसा खूब होता है। पोस्टरों में भी कई बार ऐसा हो जाता है और गलती हो जाती है। हमारे देश में नेताओं को भी इस ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो संविधान को ठीक से पढ़ें, समझें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें या मतलब बड़ी जिम्मेदारियां संभालें। 26 जनवरी का जो दिन है उसके लिए सही शब्द जो कि आज हम लेके चल ही रहे हैं, मैं 1950 से लिख रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 के दिन से हमने इसको मनाना शुरू किया इस खास रूप में। और इसके लिए जो शब्द हमारे पास है वो गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र में ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं कुछ इलाकों में गणतंत्र भी चलता है। गणतंत्र का मतलब गन, बंदूक पर व्यवस्था चलती है। ये बंदूक पर व्यवस्था नहीं है, ये गणतंत्र है। गण का मतलब एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक, उसका तंत्र है, उसको बोलते हैं। इन दोनों दिनों के बीच में एक दिन और भी है जिसका महत्व है, अभी हम समझेंगे क्या महत्व है। वो दिन था 26/11/1949, 26 नवंबर 1949 का दिन। 26 नवंबर का ही दिन था जब मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। 26 नवंबर इसलिए भी याद रखते हैं हम लोग, रखना भी चाहिए। लेकिन 26 नवंबर का जो ओरिजिनल महत्व है वो 1949 के दिन का महत्व है और इसको हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि संविधान दिवस क्या है और कब होता है, तो क्या है का उत्तर तो मैं अभी आपको विस्तार में दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है या संविधान दिवस है वो होता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ था कि उस दिन से हम इसको मनाने लगे थे। तो जो हमें समझना है, इन तीनों का अंतर समझना है बेसिकली। और मैं जानता हूं अंतर आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं। उसके बाद बताइएगा कमेंट में अंत में कि पूरा पता था या नहीं पता था। अभी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए, सुनिए और बताइएगा। ठीक से बात समझने के लिए पहले हम 4 कंसेप्ट को समझेंगे ताकि हम समझ सकें कि जो पूरी यात्रा है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक की यात्रा, वो यात्रा क्या यात्रा थी। देखिए 4 शब्द हैं यहाँ पर। एक शब्द है जिसको हमने लिखा हुआ है उपनिवेश, ठीक है। उपनिवेश के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है, कॉलोनी है, तो मैंने यहाँ कॉलोनी लिख दिया। एक शब्द और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कॉलोनी शब्द कहें या हम डिपेंडेंसी शब्द कहें, मोटे तौर पर यहाँ इसका मतलब बराबर है, क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके लिए शब्द डिपेंडेंसी भी चलता था। 4 कंसेप्ट हैं। पहला है कॉलोनी या डिपेंडेंसी, इसका मतलब क्या है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्थान है जो किसी अन्य स्वाधीन देश के कंट्रोल में है, उसके पूरी तरह से कंट्रोल में है। जैसे ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी, बहुत सारे उपनिवेश थे, उनमें से एक उपनिवेश हम भी थे। तो हम लोग 15 अगस्त 1947 से पहले, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं अप टू 15 अगस्त 1947, उससे पहले एक दिन पहले तक हम क्या थे,
हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। और उपनिवेश का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक ऐसा देश जहां किसी दूसरे देश ने अपना कब्जा कर लिया है। अब उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद में भी अंतर होता है, अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे। एक मोटी मोटी सी बात समझ लीजिए कि उस समय तक हमारा पूरा देश उनके कंट्रोल में था। लेजिस्लेटिव पार्ट हो या एग्जीक्यूटिव पार्ट हो या जुडिशियल पार्ट हो, वो सारा का सारा उनके हिसाब से डिसाइड होता था। और हमारा पूरे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो उनके कंट्रोल में था, हमारे रिसोर्सेज भी उनके कंट्रोल में थे। इसलिए हम कहते हैं कि हम उस समय तक उनकी कॉलोनी थे या उपनिवेश थे। फिर उपनिवेश के बाद हमारे पास क्या रास्ते थे? कुछ देश ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोटेक्टरेट, यानी कि संरक्षित राज्य। असल में एक है प्रोटेक्टरेट, एक होता है प्रोटेक्टेड स्टेट। इनमें भी अंतर होता है, लेकिन अभी हम उस लेवल पे जाने की बजाय मोटी मोटी बात समझते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि उस समय जो भारत में देशी रियासतें थी, उनमें से कुछ रियासतें प्रोटेक्टरेट हुआ करती थी। और आसान एग्जाम्पल अगर लेना हो तो 1975 में सिक्किम, आपको पता है कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा हुआ। उसके पहले सिक्किम भारत के लिए एक संरक्षित राज्य यानी कि प्रोटेक्टरेट था। प्रोटेक्टरेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक स्टेट है, हम स्टेट 1 मान लेते हैं। यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री से, देश से है ना। यह राज्य का मतलब प्रांत से नहीं है। जो पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी की लैंग्वेज में राज्य का जो असली मतलब होता है वो देश से होता है, जिसके पास संप्रभुता हो, सोवरेनिटी हो और पॉपुलेशन हो और जमीन हो और एक सरकार हो, उसको बोलते हैं स्टेट, राज्य। तो मान लीजिए एक है स्टेट 1 और एक है स्टेट 2। ये स्टेट 2 छोटा सा है, उसके पास संसाधन कम है। तो स्टेट बनने का ठीक है भाई, ऐसा है कुछ चीजों में हम तुम्हें मैनेज करेंगे। और मैनेज किस चीज में करेंगे? एक तो करेंगे डिफेंस के मामले में, यानी तुम्हें अपनी सेना रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सेना वाला काम हम देखेंगे। तुम हमारे प्रोटेक्टरेट हो, इसका मतलब तुम पे युद्ध हम पे युद्ध माना जाएगा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कहीं कहीं आमतौर पर डिफेंस के साथ एक इंटरनल या एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं, विदेशी संबंध। और इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी दूसरे देश से कोई संबंध नहीं रखेंगे इंडिपेंडेंट, वो हम रखेंगे। हमारे विदेशी संबंधों से ही आपके विदेशी संबंध तय हो जाएंगे। इन दो, और कभी कभी एक मामला और होता है, उन 2-3 मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में ये जो S2 है, स्टेट 2 है, मान लीजिए ये स्वतंत्र रहेगा। लेकिन इन 2-3 मामलों में S1 के अधीन रहेगा। अधीन का मतलब है उसके आधिपत्य स्वीकार करेगा। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटेक्टरेट के मामले में जो सिद्धांत लागू होता है उसको आधिपत्य का सिद्धांत कहते हैं। मैं एक शब्द यहाँ पर लिखता हूँ, शायद आपने कभी सुना हो। एक शब्द आपने सुना होगा सोवरेनिटी या सोवरेनिटी, एक शब्द है सुजरेनिटी। सुजरेनिटी शब्द का प्रयोग जब करते हैं, सुजरेनिटी का मतलब संप्रभुता नहीं, आधिपत्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा रिलेशन हो कि स्टेट 1 स्टेट 2 के डिफेंस को, एक्सटर्नल रिलेशंस को, विदेशी संबंधों को कंट्रोल करता है, बाकी मामलों में कंट्रोल नहीं करता है, तो स्टेट 1 की सुजरेनिटी है स्टेट 2 के ऊपर। संप्रभुता नहीं है किंतु आधिपत्य है। ये खास रिलेशनशिप मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिक्स की दुनिया में। अब तीसरा देखिए, एक शब्द है डोमिनियन। और आपने अगर भारत की स्वाधीनता का इतिहास पढ़ा है ठीक से, तो बार बार ये शब्द आपके सामने आया होगा कि स्वाधीनता के संग्राम में कई बार ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस से ही खुश हैं, कुछ लोगों ने कहा ना भाई हम इससे खुश नहीं। डोमिनियन में फिर एक काम करते हैं, S1 और S2 को देख लेते हैं। ठीक, S1 का मतलब वही एक ऐसा देश जो ताकतवर देश है, S2 का मतलब उसकी तुलना में जो कमजोर देश है। मान लीजिए S2 ने खूब झगड़ा किया और उसने कहा कि हमको भी तुमसे आजाद होना है, और अंत में एक सहमति बन गई। सहमति ये बन गई कि S2 पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जो कुछ करना चाहे कर सकता है, S1 इसको कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ नाम के लिए ये माना जाएगा कि S1 के अधीन ही S2 एक कंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? S2 की सरकार एकदम स्वतंत्र है, वो अपना कानून बनाए, अपने जजेस रखे, अपना सरकार चलाए, जैसे चलाना चलाए, S1 कुछ नहीं कहेगा।
बस डॉक्यूमेंट्स पे ये माना जाएगा कि S2 जो है वो S1 के अधीन चलने वाला देश है। ध्यान रखना है, S2 के विदेशी संबंध भी उसके अपने होंगे, S2 का डिफेंस भी उसका अपना होगा, सब कुछ अपना होगा। केवल नाम मात्र के लिए जो हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का जो प्रमुख है, S2 राज्य का प्रमुख माना जाएगा वही व्यक्ति जो S1 राज्य का प्रमुख है। एग्जाम्पल लेना हो तो अगर भारत डोमिनियन है तो भारत का राष्ट्र प्रमुख या राज्य का अध्यक्ष माना जाएगा जो इंग्लैंड का राजा या रानी या क्राउन है, उसको माना जाएगा। बाकी किसी मामले में इंग्लैंड की नहीं चलेगी हमारे ऊपर, या ब्रिटेन या यूके की हमारे ऊपर नहीं चलेगी, लेकिन नाम मात्र के लिए माना जाएगा कि ब्रिटेन ही हमारा राज्य प्रमुख है। इस खास स्टेटस को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, जो हमारे इस पूरे जो बहस हुई हमारे संविधान सभा से पहले भी, और हम कहना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और अंतिम शब्द है सोवराइन स्टेट। सोवराइन स्टेट का मतलब है जहां S1 का S2 पर कोई कंट्रोल नहीं है। S2 पूरी तरह से फुली इंडिपेंडेंट नेशन है, फुली इंडिपेंडेंट कंट्री है। S1 उसके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रख सकता है। ये 4 कंसेप्ट हैं, एक बार फिर से याद कर लीजिए। पहली स्थिति, S1 का S2 पर पूरा कंट्रोल है, इसको बोलते हैं कि S2 S1 की डिपेंडेंसी है, या कॉलोनी है, या उपनिवेश है, या साम्राज्य का एक हिस्सा है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि S1 के पास S2 की डिफेंस का कंट्रोल है, एक्सटर्नल रिलेशंस का कंट्रोल है, बाकी आमतौर पे नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टरेट होना। ये स्थिति ब्रिटेन की भारत की कुछ देशी रियासतों के साथ थी, और भारत की आज़ादी के बाद यही स्थिति भारत और सिक्किम के बीच में लंबे समय तक, मोटे तौर पर 1975 तक आप कह सकते हैं कि रही थी। तीसरी स्थिति हो सकती है डोमिनियन, जिसमें S1 का S2 पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन नाम के लिए S1 का जो हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का अध्यक्ष है, वही S2 राज्य में राज्य का अध्यक्ष माना जाएगा, और एक सिंबॉलिक या नाम मात्र के लिए माना जाएगा कि S2 S1 का एक उसके अधीन रहने वाला राज्य है, ऐसा माना जाएगा, जबकि व्यावहारिक रूप में कुछ ऐसा होगा नहीं। चौथी स्थिति है S1 S2 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, S2 पूरी तरह से S1 से मुक्त एक स्वतंत्र देश है, वो किसी भी मामले में S1 की बात मानने को, या इसके लिए भी कि S1 हमारा प्रमुख है, हम S1 के अधीन हैं, नाम मात्र के लिए ऐसा मानने को अधीन नहीं है, इसको बोलते हैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना। और इस सिचुएशन में क्या हुआ कि S2 के पास जो चीज आ गई है उसको बोलते हैं सोवरेनिटी या सोवराइनिटी। इसका मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है अपने मामलों में, आंतरिक मामलों में भी, विदेशी मामलों में भी, बाहरी मामलों में भी कोई भी निर्णय करने की अंतिम शक्ति अपने हाथ में होना, इसको बोलते हैं सोवरेनिटी या संप्रभुता या प्रभुसत्ता। ये 4 कंसेप्ट है। हमें ये समझना है कि भारत 1947 से पहले क्या था, और 1950 में 26 जनवरी के बाद क्या हुआ, और बीच में कौन कौन से स्टेटस से गुजरा है, ये समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। 1947 से 1950 के बीच की हमारी यात्रा क्या है? इस यात्रा को अगर हम 5 हिस्सों में बांट के देखें, सबसे पहली बात है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे, तो मैं एक शब्द केवल लिख देता हूं। उससे पहले हम इंग्लैंड की या यूके की डिपेंडेंसी या कॉलोनी थे। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को दरअसल एक एक्ट लागू हुआ था, मैं अभी उसके बारे में समझाऊंगा। उस एक्ट का नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये एक्ट कहाँ पारित हुआ था? जब भी एक्ट पारित होता है पार्लियामेंट में पारित होता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित होता है, विधानसभा में पारित होता है। ये एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स जो है हमारा इंग्लैंड का, जो विधान आप कह सकते संसद है, वहां पारित हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि यूके की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये एक्ट लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को,
और वहां से हम स्वाधीन हुए। मैं इसको विस्तार में समझाऊंगा इसमें क्या क्या था। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है कि स्वाधीनता से पहले से संविधान बनना शुरू हो गया था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो गया था। एक संविधान सभा बनी थी। कैसे बनी थी लंबी कहानी है, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझे कि नवंबर 1946 में संविधान सभा बनी। दिसंबर 1946 से संविधान के निर्माण का काम शुरू हुआ। ये वही संविधान सभा है जिसमें प्रारूप समिति एक थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेहरू जी भी इस संविधान सभा में महत्वपूर्ण मेंबर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, सभापति की भूमिका में रहे। महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। महात्मा गांधी मतलब इन औपचारिकताओं से दूर रहने वाले नेता हुए हैं। इस संविधान सभा ने लगभग 3 साल में संविधान बनाया और नवंबर 1949 के अंत में 26 तारीख को संविधान निर्माण का काम पूरा हुआ। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ा समझाऊंगा। ये आ गया 26 नवंबर 1949 जो मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद फिर कुछ और चीज हुई। वो क्या चीज हुई आप समझेंगे थोड़ा सा विस्तार में। जो भी चीज हुई वो ऐसी हुई कि हमने कहा कि ना भाई संविधान बन गया अपनी जगह, लेकिन हम तो इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, संविधान के लागू होने का दिन। लेकिन गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि संविधान के दिन लागू हुआ था। हाँ, गणतंत्र दिवस मनाने की एक वजह ये है कि संविधान हमारा उस दिन लागू हुआ था, लेकिन संविधान का लागू होना गणतंत्र दिवस नहीं होता है। दोनों चीजों में अंतर होता है। अभी थोड़ी देर में समझते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो एक मोटी मोटी बात समझ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ था। इसमें क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इन चीजों को हल्का हल्का समझेंगे और तब 26 जनवरी 1950 आपको पूरी तरह से कंसेप्ट उसका स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मैंने आपसे कहा कि ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? अंग्रेजों ने कहा था कि भैया 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे। ऐसा लग रहा था कि 1948 में आज़ादी मिलेगी, लेकिन उसके बाद सिचुएशंस ऐसी बदली कि उन्होंने थोड़ा तेजी से काम किया। वहाँ की पार्लियामेंट ने एक्ट को पारित किया और उसके बाद वहाँ के सम्राट ने, वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वहाँ उनके क्राउन है, 18 जुलाई 1947 को उनके पास से एसेंट मिली। एसेंट का मतलब है कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इसका मतलब अब ये एक्ट पूरा हो गया। जैसे आजकल भारत में होता है ना कि लोकसभा पास करेगी बिल, फिर राज्यसभा करेगी, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, अनुमति देंगे। ठीक वैसे वहाँ होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसके बाद किंग, उस समय किंग थे जॉर्ज से, बाद में उनके करीब 4-5 साल के बाद क्वीन एलिजाबेथ II आ गई थी, जो आज तक वहाँ पर महारानी है। तो किंग के हस्ताक्षर हुए और ये बात है 18 जुलाई 1947 की। इस एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, है ना, हमें ये समझना है। 5-6 पॉइंट से हम जल्दी समझ लीजिए। उसमें सबसे पहली बात ये लिखी हुई थी कि ये जो एक्ट लागू होगा, इसके लागू होने की तिथि अपॉइंटेड डे बोलते हैं उसको, अपॉइंटेड डे, वो डेट होगी 15 अगस्त 1947। हम 15 अगस्त को इसलिए आजाद हुए थे क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा हुआ था अपॉइंटमेंट डे विल बी 15 अगस्त 1947, यानी कि इस दिन ये एक्ट लागू हो जाएगा। ये एक्ट लागू होने का मतलब था भारत का आजाद हो जाना। आजाद हो जाने का मतलब क्या था? सबसे पहली बात है, इसका मतलब था कि भारत से ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाएगी। यानी ब्रिटेन हमारा शासक उसके बाद से नहीं रहेगा, ब्रिटिश लोग यहाँ से लौट जाएंगे। तो ब्रिटिश शासन का अंत पूरी तरह से का मतलब लगभग पूरी तरह से 15 अगस्त को हो गया था। उससे पहले एक पद हुआ करता था वायसराय एंड गवर्नर जनरल का पद। वॉइस एक ही व्यक्ति आमतौर पर इस पद पर रहता था। वॉइसरॉय का मतलब होता था जो व्यक्ति यूके के किंग का प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर है, और गवर्नर जनरल का मतलब होता था जो यहाँ की जो पूरा शासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका प्रमुख है। आमतौर पर एक ही व्यक्ति को रखा जाता था जो इंग्लैंड के या यूके के किंग का प्रतिनिधि होता था,
और प्रतिनिधि होने के तौर पर ही यहाँ का गवर्नर जनरल भी होता था। अब क्योंकि इंग्लैंड का शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश शासन खत्म हो गया, इसलिए तय हुआ कि 15 अगस्त के दिन से वॉयस राय का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन या यूके का कोई वॉयस रॉय यहाँ पर नहीं रहेगा। ये इस एक्ट से हो गया था। तीसरी बात ये होगी कि गवर्नर जनरल का पद कुछ समय तक बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि जब आज़ादी मिलती है ना, ट्रांजिशन का फेज होता है, अचानक सिस्टम खत्म हो जाएगा तो नया सिस्टम बन नहीं पाएगा। इसलिए नया सिस्टम बनाने के समय एक संक्रमण काल होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है। उस ट्रांजिशनल फेज के लिए माना गया कि गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा। लेकिन साथ में एक बात कह दी गई कि जो भारत की सरकार है, एक सरकार आपको पता 1946 के इलेक्शन से तय हुई थी, जिसमें नेहरू जी उस समय शासन संभालने की स्थिति में थे। तो जो भारत की कैबिनेट होगी, भारत की जो सरकार होगी, उस कैबिनेट के निर्देश पे, उसकी सलाह पर इंग्लैंड के सम्राट उस गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेंगे और कैबिनेट की सलाह से होगा। ये इंग्लैंड का सम्राट तय नहीं करेगा कौन गवर्नर जनरल है, ये भारत की कैबिनेट तय करेगी। साथ में ये कह दिया गया कि भारत का जो इलाका है वो 2 डोमिनियंस में बटेगा। एक का नाम हो जाएगा इंडिया या भारत और दूसरे का नाम हो जाएगा पाकिस्तान। ध्यान रखना है, 2 डोमिनियंस मैं कह रहा हूं। और इसका मतलब ये है कि जिस दिन हम कहते हैं कि हम आज़ाद हुए थे, उस दिन दरअसल हम डोमिनियन बने थे, डिपेंडेंसी से डोमिनियन हो गए थे। प्रोटेक्टरेट हम कभी नहीं रहे हैं इंग्लैंड का, ठीक है। हमारे कुछ देशी रियासतें थी, भारत नहीं था। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत जो कि एक ब्रिटिश डिपेंडेंसी था, अब वो एक ब्रिटिश डोमिनियन हो गया। ये हुआ था उस दिन। स्पष्ट हुई बात? यहाँ तक पाकिस्तान भी डोमिनियन था और इसमें लिखा हुआ था कि दोनों डोमिनियंस के लिए एक गवर्नर जनरल भी हो सकेगा, अलग अलग भी हो सकेंगे। जैसे दोनों की सरकारें तय करें वो सिस्टम बन सकता है। फिर था कि भाई इस बीच में शासन चलेगा कैसे? संविधान सभा तो काम कर रही है, संविधान बनने में टाइम लगेगा। जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक काम कैसे चलेगा? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा हुआ था कि फिलहाल भारत का शासन चलता रहेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर। 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान के 395 आर्टिकल्स में से लगभग 200 आर्टिकल्स वैसे के वैसे इस एक्ट में से लिए गए हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है। हमारे शासन का पूरा सिस्टम 1935 से ऐसे चल रहा था और क्योंकि इसके हम अभ्यस्त हो चुके थे, हमारे संविधान सभा ने भी 50% से ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी एक्ट में से लिया है। तो तय हुआ था कि ये जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक के लिए इस एक्ट के तहत जो शासन चलना था 1935 के अधिनियम के तहत चलना था पूरे भारत का सिस्टम। इसमें केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, राज्यपाल और वो सारे सिस्टम जो हम देखते हैं भारत में इस समय, लगभग वो सारे के सारे इसमें बने हुए थे। अंतिम बात थी कि भारत की संविधान सभा काम कर रही थी और इसमें लिखा हुआ था कि भारत की संविधान सभा को सारे अधिकार होंगे, कोई भी कानून बना सकती है भारत की संविधान सभा, और वो संविधान सभा अपने कानून बनाने की प्रक्रिया में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी खारिज कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी खारिज कर सकती है। इसका मतलब है कि संविधान सभा को फुल अथॉरिटी होगी, किसी भी तरह की लिमिट नहीं होगी। उसे ब्रिटिश सम्राट से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से संप्रभुता के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यानी संविधान सभा को बनाया गया। ये इस एक्ट में लिखा हुआ था। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से भारत का शासन शुरू हुआ और भारत का शासन चला किसके तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 से भारत का शासन 1935 के एक्ट के तहत चलेगा और भारत क्या बन गया? डोमिनियन बन गया। डोमिनियन का मतलब ध्यान रखना है, हम पूरी तरह से इंग्लैंड से आज़ाद हैं, हम पूरी तरह से यूके से आज़ाद हैं, लेकिन
भारत का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? वो होगा जॉर्ज, जो वहां पर बैठे हैं, छठे जॉर्ज, जो वहां के सम्राट हैं, वही हमारे भी हेड ऑफ स्टेट होंगे। केवल नाम के लिए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने से, लेकिन नाम के लिए वही हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे। ये स्टेटस था हमारा। अब सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 26 नवंबर 1949, लगभग 3 साल होते होते हमने अपना संविधान बना लिया। संविधान बनाने की प्रक्रिया आपको पता ही है कैसी थी। एक संविधान सभा थी जो बहुत सारे हर आर्टिकल के हर क्लॉज पर बहस करते थे, फिर आमतौर पर सहमति बना के काम चलता था। और एक सलाहकार थे मिस्टर BN राव, बहुत ही योग्य विद्वान आदमी थे, और डॉक्टर अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी थे। पूरी संविधान सभा में अगर लीगल अंडरस्टैंडिंग के मामले में देखना हो तो जो सबसे योग्य 2 व्यक्ति थे, एक BN राव जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सलाहकार थे, और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंडिंग बहुत गजब की थी। इन लोगों ने पूरी संविधान सभा ने मिलकर संविधान बनाया और बड़े अच्छे तरीके से बनाया। हमारा संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। 60 संविधानों को हमने पढ़ा, समझा, उनके अच्छे प्रावधानों को निकाला और उन सबको मिला के एक बढ़िया संविधान तैयार किया संविधान सभा ने। 26 नवंबर 1949 को संविधान हो गए तैयार पूरी तरह से, और उस दिन इसमें एक आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो पूरी प्रस्तावना सबसे ऊपर आई, उसको पास किया गया। और उसमें अगर आप देखेंगे प्रस्तावना में लिखा भी है कि 26 नवंबर 1949 के दिन आज हम इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। इसको हम अधिनियमित का मतलब इनेक्ट करना है ना, एडॉप्ट करना, और फिर अपने आप को देना, खुद को सौंपना। ये पूरा प्रोसेस 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। अब जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन ही गया, सबने उस पर मतलब कह दिया कि हम आज के दिन साइन कर रहे हैं, तो फिर 26 नवंबर 1949 को ही गणतंत्र दिवस क्यों नहीं हो गया, रिपब्लिक डे क्यों नहीं हो गया? इसकी वजह है, वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे संविधान में एक बात लिखी हुई है। अगर हमारे संविधान को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्टिकल है, आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, और मैं सेकंड लास्ट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 394। आर्टिकल 394 में एक बात लिखी है कि इस संविधान के लागू होने का दिन, डे ऑफ कमेंसमेंट, आरंभ का दिन 26 जनवरी 1950 होगा। यानी यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू माना जाएगा। लेकिन इसके कुछ प्रावधान, फ्यू प्रोविजन, तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ प्रोविजंस तुरंत लागू हो गए। थोड़े से प्रोविजंस, कहने को मैं कहूँगा कि पूरे संविधान के 395 में से लगभग 15 आर्टिकल्स होंगे, 10-15 के करीब आर्टिकल्स होंगे। कौन कौन से? एक आर्टिकल था सिटीजनशिप को लेकर, जो नागरिकता है। अगर आप हमारे संविधान को देखिए, उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक का हिस्सा है, लेकिन उसमें 5 से 9 तक का जो हिस्सा है उसके लिए कहा गया कि ये लागू हो जाएगा। फिर इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन कमीशन काम करना था, तो इलेक्शन से जुड़े प्रावधान, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारे संविधान का आर्टिकल 324, जिसमें चुनाव आयोग के प्रावधान दिए हुए सारे के सारे, कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, उसमें कौन कौन लोग होंगे, वो क्या काम करेगा, वो सब है। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस है टेम्परेरी प्रोविजंस, जो टेम्परेरी प्रोविजंस थे, टेम्परेरी या प्रोविजनल जो उसमें सिस्टम्स थे, आमतौर पर आर्टिकल 365 के बाद के कुछ आर्टिकल्स थे, उनमें से कुछ आर्टिकल्स को हमने उस ढंग से लागू कर दिया। और इन सब के अलावा कहा कि बाकी पूरा संविधान लागू होगा डे ऑफ कमेंसमेंट यानी 26 जनवरी 1950 से। और ये भी कह दिया कि बेशक कुछ हिस्से लागू होंगे तुरंत प्रभाव से, किंतु यह संविधान कब से लागू हुआ माना जाएगा? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ माना जाएगा। तो ऐसा क्या सही 2 महीने क्यों वेट किया? इसकी क्या वजह हो सकती है? और इसकी वजह देखने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना गया, ऐसी क्या खास बात थी? एक ऐतिहासिक महत्व की बात थी।
अगर आपको मैं थोड़ा सा अमेरिका के इतिहास से तुलना करके बताऊं तो शायद थोड़ा सा और बेहतर आप समझ पाएंगे। अमेरिका में आपको पता है कि 1775 से 1783 तक एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका आज का है, जिसमें न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का इलाका सारा आता है, ये सारे इलाके, इन सारे इलाकों में 13 देश थे, ये 13 स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र का मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र थे, और ये ब्रिटेन की कॉलोनीज थे, इंग्लैंड की कॉलोनीज थे। इन 13 देशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध शुरू किया, और ये बात 1775 की है। और 1776 में इन्होंने क्या किया, 4 जुलाई के दिन, हालांकि इस पर डिबेट है कि ये बात 2 जुलाई की है कि 4 जुलाई की है, कुछ लोग बोलते हैं सिग्नेचर्स और बाद में हुए थे, लेकिन एक सहमति है कि 4 जुलाई 1776 को इन 13 स्वतंत्र राज्यों ने, संप्रभु राज्यों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन कर दी, घोषणा कर दी कि हम 13 राज्य इंग्लैंड से अपनी स्वाधीनता की घोषणा करते हैं। अब युद्ध चला 1783 तक, और 1783 के सितंबर महीने में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं पेरिस की संधि, यानी कि पेरिस ट्रीटी। पेरिस ट्रीटी में फ्रांस की उपस्थिति में इंग्लैंड और अमेरिका के सिग्नेचर्स हुए, और इंग्लैंड ने या ब्रिटेन या यूके ने अमेरिका को स्वाधीन देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि अमेरिका कब स्वाधीन हुआ, तो इसका वास्तविक उत्तर तो है कि सितंबर 1783 में अमेरिका स्वाधीन हुआ। लेकिन अमेरिका के लोग आज तक स्वाधीनता दिवस मनाते कब हैं? वो मनाते हैं 4 जुलाई के दिन। अमेरिका में 4 जुलाई का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण भारत में 15 अगस्त हम मानते हैं। हालांकि 26 जनवरी के नजदीक होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। आज भी अमेरिका में 4 जुलाई का दिन उनके राष्ट्र के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जबकि उनका संविधान जब साइन हुआ वो सितंबर 1787 में हुआ। मतलब वो सिग्नेचर जिसके बाद से संविधान मान लिया गया कि संविधान रेटिफाई हो गया है। तो सितंबर 1787 में संविधान फाइनल हुआ, सिग्नेचर। सितंबर 1783 में वो इंग्लैंड से आजाद हुए, कागजों पर इंग्लैंड ने स्वीकार कर लिया कि भाई तुम आजाद हो गए। पर क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 प्रांतों ने या 13 स्वतंत्र प्रांतों ने, संप्रभु प्रांतों ने मिलकर घोषणा की थी कि हम इंग्लैंड से आजाद हैं, हम घोषित करते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन 4 जुलाई की है। वो अपने आप को उस दिन से ही आजाद मानते हैं। अब इस बात को यहां लेके आ जाइए। भारत में क्या हुआ कि 1929 की बात है, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और कांग्रेस का अधिवेशन तो आपको पता दिसंबर के अंत में आमतौर पर होता था। 31 दिसंबर 1929 की बात है, लाहौर अधिवेशन चल रहा था। लाहौर अधिवेशन में उस साल जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय तक नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मिलकर काम करते थे। दोनों समाजवादी बेंट के माइंड के में थे, और दोनों का अप्रोच उस समय तक समान थी। आगे चल के डिफरेंसेस बढ़ गए उनके बीच में। कांग्रेस में कुछ लोग मानते थे कि हमें अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो काफी है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था और नेहरू जी का मानना था कि ना, डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें तो पूरी संप्रभुता चाहिए, पूरी सोवरेनिटी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। हम क्यों ब्रिटेन के सम्राट को अपना सम्राट मानेंगे? भाई नहीं मानेंगे हम तो, हमें तो पूरी आजादी चाहिए। और तब उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 की रात को एक भाषण दिया नेहरू जी ने अध्यक्ष के तौर पर, और उसमें कहा हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट सेल्फ रूल। पूर्ण स्वराज का मतलब था डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी चाहिए। झंडा फहराया गया, तिरंगा, और साथ में उस दिन कहा गया कि हम अंग्रेजों से 26 जनवरी 1930
तक अपनी आजादी ले लेंगे, 26 दिन बाद। और तब से ये हो गया कि 26 जनवरी का दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि हमारा स्वाधीनता का दिन है, इंडिपेंडेंस डे हमारा वही है। अगर मैं तुलना करके बताऊं, जैसे अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम के दौरान मान लिया गया था कि 4 जुलाई स्वाधीनता दिवस है, जबकि स्वाधीनता मिली इसके मानने के कम से कम 7 साल के बाद भारतीय स्वाधीनता संग्राम में मान लिया गया कि 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे है 1930। और 1930 से 1947 तक 26 जनवरी का दिन कांग्रेस ने, स्वाधीनता सेनानियों ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया। इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व था। और क्योंकि इस दिन का बहुत महत्व था, इसलिए संविधान सभा ने तय किया कि इस दिन को एक विशेष सम्मान मिलना चाहिए। और इसलिए 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन चुका था पूरी तरह से, उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी रखी गई, ताकि हम उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान बनाए रख सकें। उस दिन हम खुद को गणतंत्र दिवस मानेंगे। उस दिन हुआ क्या 26 जनवरी 1950 को? आखिर हुआ क्या, एक बार ये भी समझना चाहिए। उस दिन ऐसा क्या चेंज आ गया जिससे हम कहें कि हमारे संविधान में कुछ बदलाव आ गए? देखिए, गणतंत्र का मतलब एक तो ये होता है कि जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में आ गई। हमारे संविधान का आर्टिकल 395 जो लास्ट आर्टिकल है, वो रिपील के बारे में। रिपील का मतलब है कि इस एक्ट के माध्यम से ये अन्य एक्ट खारिज किए जाते हैं। अगर आप आर्टिकल 395 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, संविधान के लागू होने के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक बार ठीक से याद कर लीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वही एक्ट है जिससे हम आजाद हुए थे। और इस एक्ट में लिखा था कि जब तक संविधान सभा अपना संविधान नहीं बनाती है, तब तक 1935 के इस एक्ट से शासन चलेगा। और पूरी शक्ति संविधान सभा को इस एक्ट ने दी थी कि वो कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि इन एक्ट्स को खारिज भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है। और वही किया। ये होता ही आमतौर पर। तो आर्टिकल 395 में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील हो जाएंगे। रिपील का मतलब खत्म हो जाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। वो इतिहास की वस्तु हैं, उनका वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिपील करना। अब जब ये रिपील हो जाएंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता था कि भारत ब्रिटेन का डोमिनियन है, ये एक्ट ही खत्म हो गया। और संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने हेड ऑफ स्टेट के तौर पर ध्यान रखना है, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, ये वाला आर्टिकल 395 जब तक लागू नहीं होगा, तब तक हमारा हेड ऑफ स्टेट कम से कम नाम मात्र के लिए कौन है? किंग जॉर्ज है, इंग्लैंड का सम्राट है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन हो गए? भारत के राष्ट्रपति हो गए। और अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर उस समय हमने चुन लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कैसे चुन लिया था मैं भी आपको समझाता हूँ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने का मतलब है आर्टिकल 395 लागू हुआ, जिसका मतलब है कि ये दोनों एक्ट खत्म हो गए। संविधान लागू होने का मतलब है कि उसमें संप्रभुता भारत की जनता के हाथ में आ गई, क्योंकि उसमें लिखा है हम भारत के लोग ये संविधान भारत को देते हैं, खुद को सौंपते हैं। और उसी का मतलब ये हुआ कि हमारा हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र का प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, राष्ट्रपति हुए। अब वो गवर्नर जनरल नहीं थे ब्रिटिश सम्राट के, तो वो भारत के राष्ट्रपति थे, किसी और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। इस बात को थोड़ा ठीक से समझने के लिए काम कीजिए।
ये देखिए कि जो हेड ऑफ स्टेट हमारे देश में हुए उस दौरान वो कौन कौन लोग थे, कब से कब तक थे, कौन से स्टेटस पे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले अप टू 14 अगस्त 1947 जो पद था वो था वॉयसरॉय प्लस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉयसरॉय का मतलब क्या है? जो इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि है। इस पद पर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। LM का मतलब लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता ही माउंटबेटन कौन थे। और लॉर्ड का मतलब वहां पर बेसिकली जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनाया गया हो, ये लॉर्ड की पदवी दी गई हो, उसको बोलते हैं लॉर्ड। 15 अगस्त से पहले क्योंकि हम डिपेंडेंसी थे, कॉलोनी थे, इसलिए हमारे पास एक व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल भी था और वॉयसरॉय भी था। 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया। हम क्या बन गए? डोमिनियन। और डोमिनियन का क्या मतलब होता है कि हमारी अपनी सरकार तय करेगी कि गवर्नर जनरल कौन होगा, लेकिन गवर्नर जनरल जो भी होगा वो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा नियुक्त होगा। हालांकि इंग्लैंड का सम्राट उससे कुछ कहेगा नहीं, कोई कंट्रोल नहीं रखेगा, लेकिन हाँ एक नाम मात्र के लिए कि इंग्लैंड के सम्राट ने नियुक्त किया हुआ वो हो जाएगा। इसलिए 15 अगस्त 1947 से गवर्नर जनरल का पद रह गया, वॉयसरॉय का पद खत्म हो गया। और कौन रहा इस पद पर? लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे। क्यों रहे? ऐसा माना जाता है कि भारतीय सरकार ने तय किया कि उनको प्रशासन का जो अनुभव है और उस समय उनके साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी थी कि उनके होने से चीजें ठीक से ट्रांजिशन में निकल जाएंगी, संक्रमण काल ठीक से मैनेज हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को ही अभी इस पद पर रखते हैं। करीब 1 साल तक वो रहे। 21 जून 1948 को उनका वो पद समाप्त हुआ, क्योंकि भारत की कैबिनेट और उनके बीच में सहमति थी, वो भी जाना चाह रहे थे उस समय। 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय व्यक्ति थे, लेकिन किस पद पर थे? गवर्नर जनरल के पद पर थे। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसने की? भारत की सरकार की सलाह पर किंग जॉर्ज ने नियुक्ति की। किसकी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, कि वो भारत के गवर्नर जनरल होंगे। पाकिस्तान में तो 1956 तक गवर्नर जनरल का सिस्टम चलता रहा, क्योंकि उनका संविधान बनने में टाइम ज्यादा लगा। हमने संविधान जल्दी बना लिया। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, जबकि उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड से आए हुए हमारे गवर्नर जनरल थे, और उससे पहले वो वॉयसरॉय प्लस गवर्नर जनरल थे। और 26 जनवरी 1950 का दिन जिसको कहते हैं संविधान लागू होने का दिन है, क्योंकि संविधान